सो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आपके लिए एक और बहुत ही ज्यादा जबरदस्त वीडियो में लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पोयम के सेक्शन का। अब पोयम के सेक्शन में बहुत सारी चीजें पूछती है, लाइक एक तो पूछता है कि आपको एक स्टैंजा दिया जाएगा पोयम का और उसके बेस पे 3 सवाल पूछते हैं, 5 मार्क्स का वेटेज आता है। और जो क्वेश्चन 3B होता है उसमें आपको एप्रिसिएशन पूछता है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एप्रिसिएशन के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो डिटेल वाला डाल रखा है, जिसमें ऑलमोस्ट सभी पोयम के एप्रिसिएशन मैंने बताए हैं और उनमें से इस साल के हिसाब से कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बताया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा एप्रिसिएशन का वीडियो, इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में स्क्रॉल करो, आपको मिल जाएगा। जस्ट 1-2 दिन पहले ही वीडियो अपलोड हुआ है, चेकआउट कर लेना। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपका कंप्लीट डुएट डायरेक्टेड का वीडियो ऑलरेडी 50,000 लोगों ने देख लिया, आप भी जाके चेकआउट कर लेना, जिसमें कंप्लीट ग्रामर डुएट डायरेक्टेड का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा कंप्लीट राइटिंग स्किल्स, जिसमें अलग अलग 3 वीडियो है। एक है कंप्लीट लेटर राइटिंग के ऊपर, एक है आप लोग का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर जिसमें वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल के ऊपर वीडियो बना रखा है, और एक वीडियो ऐसा है जिसमें 4 टॉपिक्स कवर किए थे एक ही साथ, जो कि था स्पीच राइटिंग, एक्सपांशन ऑफ थीम या फिर आइडिया, न्यूज रिपोर्ट और साथ ही में आपका डेवलपिंग स्टोरी। तो वो जरूर से वीडियो चेकआउट कर लेना। फिर इसके अलावा पैसेज जो आता है आपका, ठीक है ना, जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है सीन पैसेज, उसमें से कैसे आंसर ढूंढ सकते हो, क्या ट्रिक होता है, कैसे ढूंढना है, कैसे 10 में से 10 मार्क्स सीन पैसेज में, वो भी 2-2 सीन पैसेज आता है, मतलब 20 मार्क्स, तो कैसे ढूंढना है, ये सारा चीज मैंने वीडियोस में बना रखा है और कई सारे लाइव भी लिए इस वक्त। तो आप जाके चेकआउट करते रहो और सारे वीडियोस को देख लेना। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जिन्होंने वीडियो नहीं देखा होगा, 1.5 की स्पीड पे लगा के देख सकते हो। अब आज का वीडियो है अगेन पोयम, जो सेक्शन आता है क्वेश्चन 3A का, ठीक है, उसमें से आपको ढूंढना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 अगेन, जैसे कि आप जानते ही हो कि कितना इंपॉर्टेंट है पोयम का, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो होते हैं जो पोयम में से आंसर ढूंढ के ठीक से लिख नहीं पाते और उनका 5 मार्क्स में से 1 या 2 ही मार्क्स मिल पाता है। तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, मैं लगभग 3 से 4 एग्जांपल्स लेकर आया हूं पोयम की कैटेगरी का, फटाफट से देख लेते हैं। लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कि सारे वीडियोस जो अवेलेबल है उसको देखा करो और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि ये एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर की, अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, ये 2025 का है, इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, 2025 का क्वेश्चन है। अगर आप पोयम रीड कर पा रहे होंगे यहाँ पे कि भाई मोर कैंडल्स, मोर लैल्टेन्स, मोर नाइबर्स, मोर इंसेक्ट एंड द एंडलेस रेन, my mother twisted through and through, growing mad by my father skeptic rationalist, trying every curse and blessings, powder mix herbs and hybrid। तो ये लिखा हुआ है। तो इससे आपको समझ में आया कि ये किसका है, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, ठीक है। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को क्वेश्चन से फर्क पड़ता है। तो ये जो पोयम सेक्शन है ये आपको स्टैंजा दिया हुआ है। अब इसका पोयम का क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 A1 पूछा हुआ है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है, ट्रू और फॉल्स बताना है और कुछ नहीं बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन, द नैरेटर्स फादर वाज ए रैशनलिस्ट, क्या नैरेटर के जो फादर थे वो एक रैशनलिस्ट थे क्या? इसका सवाल का जवाब पैसेज में मिल जाएगा, ठीक है, कि नैरेटर्स फादर वाज ए रैशनलिस्ट। तो अगर आप जाओगे यहां पे एक लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि माय फादर, देखो लिखा है माय फादर स्केप्टिक भी है और रैशनलिस्ट भी है। रैशनलिस्ट का मतलब सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो रैशनलिस्ट का मतलब होता है, मैंने देखो मीनिंग आपको बताया हुआ है, पहले भी बताया था। रैशनलिस्ट का मतलब यह होता है कि एक ऐसा पर्सन जो बिलीव करता है रीजन के ऊपर रादर देन इमोशन, यानी कि अगर कोई चीज हो रही है तो हम लोग कैसा इमोशनल वे में देखते हैं कि अरे ऐसा हो गया, इमोशनल वे में नहीं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो किसी चीज में लॉजिक ढूंढ रहा है, रीजन ढूंढ रहा है एज कंपेयर टू इमोशन, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द रैशनलिस्ट पर्सन, ठीक है। तो उसके फादर रैशनलिस्ट पर्सन थे, बिल्कुल थे। तो हमारा ये जो पहला वाला स्टेटमेंट हो जाएगा वो ट्रू हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू, समझा। दूसरा क्वेश्चन है, इट वॉज समर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। तो आप आ जाओ पैसेज में, यानी आपके पोयम में आ जाओ कि क्या समर का टाइम था। पहला लाइन देखोगे, मोर कैंडल्स, मोर लाटेंस, मोर नाइबर्स, मोर इंसेक्ट एंड द एंडलेस रेन। भाई बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी, इसका मतलब समर सीजन होगा क्या? नहीं। तो भाई ये आंसर जो है आपका फॉल्स आ जाएगा कि भाई समर नहीं था, रेन हो रहा था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, मदर फाउंड रिलीफ आफ्टर 20 आवर्स, क्या 20 घंटे के बाद मदर को रिलीफ मिला? तो यहां पे देखो सवाल का जवाब यहां पे लिखा हुआ है, देखो, I was the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours it lost its sting. यानी कि 20 घंटे के बाद स्टिंग का यानी डंक का जो दर्द था वो चला गया। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर थैंक्ड द नेबर्स फॉर स्पेयरिंग हर चिल्ड्रन, मतलब मदर ने नेबर्स को थैंक बोला कि किसको बोला? तो अगर आपने ये पोयम समझा होगा तो बट ऑब्वियसली मदर ने गॉड को थैंक बोला है, नेबर को नहीं किया थैंक, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से आप कर दोगे। ट्रू और फॉल्स भी कई सारे बार ट्रू और फॉल्स पूछ सकता है, या फिर फ्लो चार्ट पूछ सकता है, कंप्लीट द वेब पूछ सकता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पोयम वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है, समझ में आया।
ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर द एफर्ट्स टेकन बाय द फादर एंड द होली मैन टू रिड्यूस द पेन ऑफ द मदर, यानी मदर का पेन को रिड्यूस करने के लिए जो फादर थे उन्होंने क्या किया और होली मैन ने क्या किया। तो एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले इसका आंसर जो होगा बहुत ही जबरदस्त होगा। तो आप लोग को लिखना है कि फादर ने क्या किया। अगर आपने ये पोयम को समझा होगा तो वैसे तो आपको पता ही हो, लेकिन यहां पे भी अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है यहां पे कि देखो, माय फादर स्केप्टिक रैशनलिस्ट थे ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, यानी कि माय फादर, ऐसा लिख सकते हो आप स्टेटमेंट बना के, क्योंकि देखो पोयम का एग्जैक्ट स्टैंजा नहीं लिखना होता, थोड़ा अपने वर्ड्स बना के लिखने होते। तो मैं लिख सकता हूं कि माय फादर ट्राइड एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग्स। ठीक है, लिखो यहां पे क्या लिखोगे कि माय, या फिर माय भी मत लिखो, फादर लिखो डायरेक्टली, माय भी मत लिखो। कैसा लिखो कि द फादर ट्राइड एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग्स। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हो, और भी डायलॉग है कि ही मिक्स्ड, ठीक है ना, पाउडर मिक्सचर हर्ब एंड हाइब्रिड, मतलब उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, एक मिक्सचर तैयार किया पाउडर हर्ब्स का। ठीक है ना, तो ही मेड मिक्सचर ऑफ पाउडर हर्ब्स एंड हाइब्रिड। ठीक है, कॉमा ही मेड, ऐसा लिखो। ठीक है, इसमें थोड़ा अपना खुद का वर्डिंग्स आएगा। ही मेड, ठीक है, पाउडर्ड मिक्सचर ऑफ हर्ब्स एंड हाइब्रिड। देखो आपके सामने ही लिख रहा हूं, खुद से बना के आंसर। ठीक है ना, मार्क्स कटने के बहुत कम चांसेस है ऐसे में। तो हर्ब्स एंड हाइब्रिड, और साथ ही में और क्या किया फादर ने और क्या किया अगर आप देखोगे। ठीक है ना, ही इवन पोर्ड ए लिटिल पैराफिन ऑन द टो, यानी कि जिस पे डंक लगा था बिच्छू का, स्कॉर्पियन का, उस टो पे क्या लगाया, लिटिल पैराफिन, मतलब एक वैक्स जैसा होता है ना, वो भी लगाया। तो ऐसा लिख सकते हो कि ही इवन पोर्ड ए लिटिल पैराफिन, ऐसा लिखो कि ही इवन पोर्ड अ लिटिल पैराफिन ऑन द मदर्स बिटन टो, यानी कि जिस पैर में डंक लगा था, जिस उंगली में, टो में, उसमें पैराफिन भी लगाया। तो ये फादर ने किया। लेकिन फादर के अलावा होली मैन का भी पूछा हुआ है, तो ये तो फादर की बात हो गई। लेकिन होली मैन ने क्या किया, तो होली मैन ने क्या किया उसके लिए वापस से पैसेज में जाओगे तो यहां पे लिखा है, देखो क्या, कहां गया, ही इवन पोर हो गया। ठीक है, ये आई वॉन्टेड द फ्लेम मदर, आई वॉज द होली मैन, देखो आई वॉज द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ इनकैंटेशन। ठीक है, मतलब होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विथ इनकैंटेशन, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू रिड्यूस द पेन, ऐसा लिख सकते हो। या फिर एक वर्ड जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है पैसेज में कि टू टेम द पॉइजन विथ एन इनकैंटेशन, एंड टू टेम द पॉइजन, ठीक है, टेम द पॉइजन विथ एन इनकैंटेशन, विथ एन इनकैंटेशन। तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स मिल जाएगा। ये आपके सामने मैंने ढूंढा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको भी क्या करना है कि जब भी आप पैसेज देखो, मतलब पोयम वाला, पोयम के सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो जब भी आप पोयम देखोगे तो आपको यह समझना है कि पोयम का मीनिंग क्या है। और मैं हमेशा अपने बच्चों को क्या बोलता हूं कि रट्टा तो नहीं मारना, लेकिन एक चीज है कि आपका जो पोयम है, लगभग 7-8 पोयम है, उसको एक बार समझ के जाओ कि उसमें ऑथर ने बोलने की क्या कोशिश की है। अगर आपको पोयम पता है ना, सारे आंसर आपके ना बिना पैसेज को देखे ही, बिना पोयम को देखे ही लिख पाओगे। लेकिन अगर फिर भी नहीं पता, तो मुझे भी नहीं पता था, जैसे मैंने आपके सामने स्टैंजा को खोला और आपके सामने ही अपने वर्ड्स में, यानी उनके पोयम को समझ के वर्ड्स में बना के मैंने लिखा। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है बच्चा कि आपने जो वर्ड्स बनाया उसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाए, तो जो 2 मार्क्स का है, लेकिन इसमें 1.5 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आधा मार्क्स ही कट होने के चांसेस होता है, और इसके अलावा मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में तो मार्क्स कट होंगे नहीं, आप आराम से 2 में से 2 निकालोगे, इसमें 2 में से 1.5 निकालोगे। और अगला जो क्वेश्चन है A3, जो कि आपको बहुत सिंपल चीज पूछता है, या तो आपको अपोजिट पूछ लेगा, सेम मीनिंग पूछ देगा, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकता है। तो जैसे यहां पे पूछा है, फाइंड आउट द एग्जांपल ऑफ एंटीथेसिस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, यानी जो एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है, जो स्टैंजा आपको पोयम का दिया हुआ है, उसमें से एंटीथेसिस निकालो। एंटीथेसिस मतलब, जिनको नहीं पता बता दूं, एंटीथेसिस का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट वर्ड ढूंढ के निकालना है। तो कौन सा अपोजिट वर्ड है, अगर आप पैसेज को रीड कर पा रहे होंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा कि एक अपोजिट वर्ड बहुत बेहतरीन तरीके से दिया है, जो कि है कर्स एंड ब्लेसिंग। ठीक है, तो कर्स मतलब होता है श्राप लगना, और ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो आप लिख सकते हो कि यहां पे जो अपोजिट है वो है कर्स, ब्लेसिंग। ठीक है, ये दोनों क्या है, अपोजिट वर्ड है।
ठीक है, खत्म, मिल गया आपको 1 मार्क्स। तो 5 में से 4.5 मार्क्स आपको मिल जा रहे हैं, होपफुली 5 में से 5 भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से पोयम आते हैं और इस तरीके आप आराम से आंसर अपना ढूंढ के लिख सकते हो। ये आपके सामने है, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है, ओके है। और भी एग्जांपल्स है, डोंट वरी, फटाफट से सारे एग्जांपल्स को देखते हैं। अब सारे आंसर मैं लिखकर लाया हूं ताकि आपका टाइम बचा सके। जैसे ये भी क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर, ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मेयरली पीरियड्स दे हैव देयर एक्सिस एंड देयर एंट्रेंस, ठीक है ना। ये पूरा पोयम जो है, इतना बड़ा स्टैंजा जो है आया था। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, पहला क्वेश्चन, इसमें आपको एक टेबल दिया हुआ है, देखो इसमें एक्शंस लिखा हुआ है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, साइंग द फर्नेस, हैविंग फेयर राउंड बेली, और स्टेज बोला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है और उसका आंसर लिखना है। तो फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, तो अगर आप देखोगे, ठीक है ना, अगर आप देखोगे तो आपको ढूंढना है फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ कहां लिखा हुआ है। तो देखो यहां पे लिखा है फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ एंड द बियर्डेड लाइक ए पार्ट। तो ये जो है, ये क्या है, कौन से स्टैंजा में है, बस वही आपको लिखना है। ये सोल्जर का 4th में है, ठीक है ना, 4th स्टेज में है। तो अगर आप देखोगे, ठीक है ना, यहां पे आ जाओ, ठीक है, यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये कितने स्टेज पे है, 4th स्टेज में, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद ये उसके नीचे वाला 5th स्टेज में है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, बहुत सिंपल है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर, ओके। आगे फिर क्रिपिंग लाइक स्नेल, तो ये सब चीज आपको पैसेज से ही मिल जाएंगे। स्कूल बॉय जो है, अगर आप देखो स्कूल बॉय, ठीक है ना, देखो कहां पे लिखा है स्कूल बॉय, देखो देन विनिंग द स्कूल बॉय, कौन से स्टेज पे आ गया, इस सेकंड स्टेज पे आ गया, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज पे क्या है, इन्फंट मूविंग एंड द आर्म्स, देन द विनिंग, ये आपका सेकंड स्टेज है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या है, ये आपका 3rd स्टेज है, फिर आपका ये 4th स्टेज था। तो सोल्जर का जो था वो मैंने 4th स्टेज पे लिखा, क्रिपिंग लाइक ए स्नेल जो था वो स्कूल बॉय सेकंड स्टेज पे था, ठीक है ना, बहुत सिंपल। उसके बाद साइंग लाइक फर्नेस, ठीक है ना, साइंग लाइक फर्नेस किधर गया, 3rd स्टेज में है, ढूंढो, देखो ढूंढो ढूंढो ढूंढो, देखो साइंग लाइक द फर्नेस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, कलर चेंज करता हूं, यहाँ पे देखो साइंग लाइक ए फर्नेस, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, 3rd स्टेज पे आ गया, ठीक है, ये आपने लिख दिया। उसके बाद हैविंग फेयर राउंड वेली, ठीक है ना, लिखो यहाँ पे, ठीक है, देखो इन द कैनन्स माउथ, ठीक है, एंड देन द जस्टिस, ठीक है ना, लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो ये चीजें आपको वहां पे लिख देनी है, बहुत सिंपल है। ये चीज होने के बाद आप लोग को अगला क्वेश्चन पूछता है इसमें A2 में कि राइट डाउन द सिमिलैरिटीज बिटवीन फर्स्ट एंड 7th स्टेज, यानी जो लास्ट स्टेज है और फर्स्ट स्टेज है, इनमें सिमिलैरिटी क्या है। तो अगर आप रीड करोगे, पहला स्टेज क्या बोल रहा है यहाँ पे, कहां गया, कि पहला स्टेज ये है कि एट फर्स्ट द इन्फेंट मूविंग एंड पुकिंग द नर्स आर्म्स, ठीक है ना, मतलब जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, वो चिल्लाते हैं लाइक, और जो है नर्स जो होते हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। और जो 7वां है कि जो आपका लास्ट है, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड इन दिस स्ट्रेंजेस्ट इवेंट हिस्ट्री इज सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, सेंस टीथ एंड सेंस आईज, सेंस टेस्ट एंड सेंस एवरीथिंग। तो यहां पे क्या बताने की कोशिश किया है, तो यहां पे उन्होंने ये बताने की कोशिश किया है कि सिमिलरिटी जो है ये है कि बचपन में भी जब फर्स्ट स्टेज होता है, ठीक है, वो भी हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और लास्ट स्टेज जो होता है इंसान का, वो भी हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो डिपेंडेंसी ऑन अदर्स ये होता है, लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, कोई ताकत नहीं होती है, एकदम बचपन में इंसान पैदा होता है और जब लास्ट में एकदम बूढ़ा होता है कोई भी ताकत नहीं रहती, फिजिकल स्ट्रेंथ 0 होता है, सिंप्लिसिटी होता है लिविंग में, और बोथ स्टेज में इंडिविजुअल जो है वो स्टेट ऑफ हेल्पलेस में होता है, यानी कि किसी से वो मदद ले सकता है, खुद से कुछ नहीं कर सकता, ऐसे स्टेज में रहता है। तो ये दोनों में सिमिलैरिटी है। फिर तीसरा क्वेश्चन A3 पूछेगा आपको 1 मार्क्स के लिए कि मैं चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूजिंग द फॉलोइंग लाइन। तो एक लाइन है, ऑल द वर्ल्ड से स्टेज, ये एक लाइन आपको दिया है, एक पोयम का एक स्टैंजा, एक लाइन है कि ऑल द वर्ल्ड से स्टेज, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऐसा आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्वेश्चन आता है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे 3-4 फिगर ऑफ स्पीच आपको याद रखना है। अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन, कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन, कोई चीज किसी से कंपेयर की जा रही है खासकर ह्यूमन की क्वालिटी से, उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। तो 4 ऑप्शन है यहां पे, अगर आप देखोगे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और एलिट्रेशन। लेकिन अगर कोई चीज हमें डायरेक्ट कंपेयर कर रहा है, कोई चीज डायरेक्ट कंपेयर हो रहा है लेकिन वो पर्सन की क्वालिटी से मैच नहीं हो रहा है, तो उस चीज को हम मेटाफर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन है, तो यहां पे कोई वर्ड रिपीट नहीं हुआ तो एलिट्रेशन नहीं आएगा, सिमिली भी नहीं आएगा, ह्यूमन क्वालिटी भी नहीं है, कोई स्टेज है क्या, ह्यूमन क्वालिटी स्टेज होता है कि नहीं। मेटाफर और सिमिली, तो मेटाफर क्यों है, क्योंकि देखो द लाइन डायरेक्टली कंपेयर्स द वर्ल्ड टू ए स्टेज एंड द पीपल टू, ठीक है। तो यहां पे डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, इसके लिए इसका आंसर आ जाएगा मेटाफर, डायरेक्ट कोई कंपैरिजन करता है तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। फिर देखो एक और पोयम आता है, द थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर इज लवनेस इंक्रीज, ठीक है ना, ये आपका पोयम दिया था, ओके, बहुत सिंपल। अब इस पोयम के ऊपर क्वेश्चंस पूछा था ये वाला, देखो कंप्लीट द वेब, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, मतलब ऐसा कौन सा चीज है जो सफरिंग एंड पेन देता है। तो अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा, करेक्ट है। देखो यहां पे
फटाफट से रीड करो, ठीक है। थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर इट्स लवली इंक्रीजेस इट विल नेवर पास इनटू द बट इन नेवर कीप बोरोवर कीप आउट फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग देयरफॉर everything flower and band sprite of dependence on human earth of noble nature of the glory or unhealthy and the awkward ways made for our searching yes in spite of all some shape of beauty moves away of the fall, ठीक है ना। डार्क स्पिरिट है सच द मून ट्रीज ओल्ड यंग स्प्राउटिंग शुड बी सिंपल शीप एंड दैट ग्रीन दैट देमसेल्फ कूलिंग कन्वर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट द मीट फॉरेस्ट ब्रेक रिच फॉर स्प्रिंकिंग लेक। तो यहाँ पे इसको रीड करने के बाद मुझे समझ में आया कि जो ऐसी चीजें हैं जो पेन पैदा करती है, सफरिंग पैदा करती है, वो है नथिंगनेस, ठीक है, इनह्यूमन डेथ्स, डेस्पोंडेंस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो ये आप लिख सकते हो। इसके अलावा लिस्ट डाउन 2 इंपैक्ट्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग ऑन अस, यानी कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है उनका इंपैक्ट क्या हो सकता है। द फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स लवलीनेस इंक्रीजेस हो जाती है। फिर राइमिंग स्कीम पूछा है तो इस पैसेज इस स्टैंजा पे आओगे और राइमिंग स्कीम पूछेगा तो आप लिख सकते हो। पहला क्या है, एवर, ए लिख दिया। एवर के बाद अगला है नेवर, तो एवर एवर राइमिंग है तो ये भी ए हो जाएगा। उसके बाद कीप, ये दूसरा कुछ आ गया तो बी आ गया। कीप के बाद स्लीप है तो कीप स्लीप राइमिंग होता है तो ये भी बी आ गया। तो ए बी बी, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये भी चेक कर लो, ये बी ये बी, तो समझ में आ रहा है। तो इसका जो राइमिंग स्कीम है जो आपको पूछा था वो ए बी बी हो जाएगा, समझ में आया। तो इस तरीके से भी ऐसे पोएम्स आ सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, जैसे एनिमल्स का पोएम दिया हुआ है, ये दिख रहा है आप लोग को। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, एनिमल शो देयर रिलेशन टू अस। पहली बात तो ये हम लोग को डायरेक्ट पढ़े भी समझ में आ जाएगा कि एनिमल जो है वो रिलेशन दिखाते ट्रू है। ह्यूमंस हैव गिवन अप मेनी गुड क्वालिटीज, तो यहां पे भी अगर आप रीड करोगे कि ये जो पोयम है इसको समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि ह्यूमंस ने बहुत सारी क्वालिटी जो है वो गिव अप कर दी है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा ट्रू। फिर एनिमल्स स्वीट्स एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, ठीक है ना। तो ऐसा है क्या, नहीं भाई ऐसा नहीं है कि दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। दे डू नॉट आ गया मतलब भाई ये फॉल्स है कंडीशन, देख रहे हो। फिर एनिमल्स आर प्लासिड एंड सेल्फ कंटेंट, तो यहां पे भी लिखा हुआ है देखो कि दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेंट, ठीक है ना। तो ये ट्रू है, तो हमने लिख दिया, आराम से 2 मार्क्स यहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कि व्हाट क्रेज डू एनिमल्स नेवर डिस्प्ले, व्हाई, मतलब क्या ऐसा क्रेज है जो एनिमल नहीं डिस्प्ले करते हैं और क्यों। तो एनिमल्स जो होते हैं वो डिस्प्ले नहीं करते हैं कोई भी क्रेज बिकॉज ओइंग थिंग्स, यानी कि मान लो कि कोई चीज, हम इंसान एक कार खरीद लेते हैं तो हम 10 लोग को बोलते हैं और बहुत प्राउड फील करते हैं, देखो मेरे पास तो कार है, मैं तो 4 व्हीलर में घूमता हूं, करेक्ट, ऐसा लोग बोलते हैं बहुत सारे, ऐसा आप देखोगे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। लेकिन ऐसे एनिमल करते हैं क्या कि भाई मेरे पास तो कार आ गया, वो अलग बात है कि उनको नहीं आता, लेकिन कोई भी चीज ओन करने का उनको वो चीज नहीं आता क्योंकि ये इंसान की बनाई हुई चीज है, ठीक है। तो दे आर प्लीज विद व्हाट दे हैव अचीव्ड, ठीक है ना, एंड दे आर वेरी सेल्फ सफिशिएंट क्रिएचर, ठीक है। तो एनिमल्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं दिखाते, ठीक है, ओके। इसमें A3 पूछा था आप लोग को कि पिक आउट 1 एग्जांपल ऑफ रेटोरिकल क्वेश्चन। रेटोरिकल मतलब जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो चलो आ जाओ पैसेज में ढूंढते हैं कि ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा है क्या। देखो ये लास्ट में पूछा है, डिड आई पास द वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप द क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन था तो उसको उठा के सीधा सीधा लिख दो, ये आपका क्या बन जाएगा, रेटोरिकल क्वेश्चन बन जाएगा। रेटोरिकल क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन अगर कहीं लाइन में दिख रहे हैं उसको उठा के लिख दो। तो ये होता है सारी चीजें। एक और एग्जांपल है, इसको भी देख लो कि भाई he took the paper and I watched and I saw him peep within and first time he read his face। तो ये आपका पैसेज दिया हुआ है, यानी पोयम दिया हुआ है, स्टैंजा दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन पूछा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। पहला, he read the second green group order, ठीक है। देखो देखो क्या बोल रहा है, I saw him peep in the first, ठीक है ना, he read the next the green group board, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, लिख दिया, स्टेटमेंट ट्रू है। आफ्टर द पोएट रीड द थर्ड लाइन he heard a chuckling noise, ठीक है ना। तो चकलिंग नॉइज सुना क्या, he read the third and a chuckling noise, तो मतलब ये बिल्कुल सही है, तो ट्रू आ जाएगा। फिर द फिफ्थ ही ब्रोक इनटू ए रोर, तो फिफ्थ वाला देखो, ठीक है, फिफ्थ हिज वेस्ट बैंड स्प्लिट, तो मतलब ये जो है ब्रोक जो है वो गलत है, मतलब ये है ही नहीं, वेस्ट बैंड स्प्लिट होता है। द पोएट हैंडेड द पेपर टू हिज सर्वेंट, कि पोएट ने अपने सर्वेंट को ये चीज दे दिया क्या, चेकआउट करो, देखो कहीं सर्वेंट लिखा है क्या, चेक करो। आई सॉ ही at first he read his face was upon he read the next grew went short from ear to ear he read the third chuckling noise and now began to hear the fourth he began to roar the fourth his band। अगर आपने देखो इसमें स्टैंजा में तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपने ये पोएम देखा होगा, ठीक है ना, हाँ, आई वॉज दैट रिच मैन, ठीक है ना, मतलब ये ट्रू है, ठीक है, बिल्कुल ट्रू, ठीक है, समझ में आया। तो कहीं ना कहीं जो भी पोयम है, अगेन मैं आपको बोलूंगा एक सजेशन के तौर पे, भाई देख के जाना पोयम, एटलीस्ट एक बार देख के जाना, उसका मीनिंग समझ के जाना, आपको बहुत ईजी लगेगा। ये बहुत अभी भी समझाते टाइम बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन है भी बहुत ईजी, डोंट वरी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि विच लाइन सजेस्ट दैट द सर्वेंट वाज टोटली आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, सर्वेंट जो है आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, कौन सी लाइन से है कि देखो द फोर्थ ही बिगेन टू रोर, चिल्लाने लगा, एंड द फिफ्थ ही वेस्ट बैंड स्प्लिट, तो ये जो है, और द ही बर्स्ट 5 बटन्स एंड ट्रम्बल इन ए फिट, तो ये जो लाइन है ये आप लोग का ये बता रहा है कि भाई, ठीक है, देखो कि द सिक्स्थ ही बर्स्ट 5 बटन्स, तो ये आपका क्या बता रहा है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, गुस्से में आ गया। नेक्स्ट,
What did the poet decide after looking at the miserable condition of his servant? तो पोएट ने क्या डिसाइड किया? तो पोएट ने डिसाइड किया टू नेवर राइट फनी थिंग्स विथ ऑल हिज हार्ट एंड कैपेबिलिटी। ठीक है ना, ये नहीं लिखना चाहिए। समझ में आ गया। एक तीसरा क्वेश्चन है कि नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। तो ये आपको दिया है, पिक आउट वन लाइन फ्रॉम द पोएम वेयर द पोएट हैज यूज्ड द फिगर ऑफ स्पीच टोटोलॉजी। मतलब टोटोलॉजी आपको ढूंढना है। ठीक है ना, अगेन समझ में आ रहा है। अब टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है, इस पोएम में आएंगे और टोटोलॉजी ढूंढेंगे। तो टोटोलॉजी का मतलब यह होता है कि ऐसे दो वर्ड जिनकी मीनिंग सेम हो। तो अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें दो वर्ड दिए हुए हैं, मतलब बहुत सारे वर्ड है लेकिन इसमें दो वर्ड ऐसे हैं जिनकी मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, तो उस सेंटेंस को फिगर ऑफ स्पीच के हिसाब से हम टोटोलॉजी कहेंगे। तो यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है ना, यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है ना, कहां गया ये वाला वर्ड, देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये सॉ एंड सॉ हिम पीप विद इन। तो सॉ का मतलब देखना, पीप का मतलब भी होता है झांकना, देखना। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि ये जो वर्ड सेंटेंस लिखा है कि एंड सॉ हिम पीप विद इन, तो इसमें सॉ और पीप जो है इन दोनों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है, एंड दैट्स व्हाई इसको हम टोटोलॉजी कहेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और इस तरीके से हमारा ये छोटा सा वीडियो जो है वो एंड होता है, क्योंकि इसमें कई सारे एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको समझा दिया। और होपफुली एग्जाम में भी अगर आपका कोई पोयम आएगा तो ऐसे ही तरीके से आप आराम से पैसेज में से, मतलब पोयम में से आंसर ढूंढ के बना के लिख पाओगे और 5 में से 5 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। बाकी एप्रिसिएशन हो, ग्रामर हो, राइटिंग स्किल्स हो, ठीक है ना, इसके अलावा पैसेज राइटिंग हो, इसके सारे टॉपिक्स के वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है। वीडियो हमने 1-2 दिन में इतना मेहनत करके बनाया हुआ है, रात रात भर जाग के आपके लिए वीडियोस बनाए। वो वीडियो सेक्शन में जाके चेकआउट कर लेना, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज दिल से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।